क्या युवाओं का सब्र टूट रहा है? क्या देश का युवा अब नौकरी नहीं बल्कि अपनी मेहनत का भरोसा भी मांग रहा है? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आने वाले कथित पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों का विश्वास हिला दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए सड़क पर उतरने वाले छात्रों का सामना बैरिकेड, वाटर कैनन और आंसू गैस से होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसकी शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से हुई और जिसकी गूंज अब बिहार की राजधानी पटना सहित कई शहरों में सुनाई देने लगी है। यह केवल एक विरोध प्रदर्शन की कहानी नहीं है, यह लाखों प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों, उनकी मेहनत और उस भरोसे की कहानी है जो किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी पूंजी होती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों ने कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें सामने आने लगी। आप रोज सोशल मीडिया पर यह देख रहे हैं। इसके बाद कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग किया गया है, जबकि पुलिस का पक्ष अलग था। उसका कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। यहीं से यह मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। अब जरा पटना की तस्वीर देखिए। पटना, ये गांधी मैदान, सुबह से ही हजारों छात्र जुटने लगे। कई शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी इस मार्च में शामिल हुए। घोषणा थी कि गांधी मैदान से राजभवन मार्च निकलेगा। मांगे थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच की जाए, पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक जांच की जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और कुछ अन्य छात्र संगठनों की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। फिर जेपी गोलंबर और टकराव की शुरुआत। जैसे ही मार्च जेपी गोलंबर पहुंचा, पुलिस पहले से बैरिकेडिंग कर चुकी थी। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया और यहीं से माहौल बदलने लगा। कुछ वीडियो में दिखाई देता है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाने या पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिर क्या हुआ? पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े और कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर लाठी चार्ज भी किया गया, जो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि जब भीड़ बैरिकेड पार करने लगी तो कानून व्यवस्था प्रभावित होने लगी, तब भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। यानी एक ही घटना लेकिन दो अलग अलग दावे, और इसी वजह से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और तथ्य सामने आना महत्वपूर्ण है। गांधी मैदान का गेट भी टूटा। क्यों टूटा? घटना के दौरान कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें गांधी मैदान के अंदर रोक दिया गया था। बाद में मैदान का एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाहर निकलने के प्रयास में ऐसा हुआ। वहीं प्रशासन इस घटना को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहा है। यह भी जांच का विषय है कि गेट टूटने की परिस्थितियां क्या थी और घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा है। मित्रों, सवाल सिर्फ पटना का नहीं है। यह घटना केवल एक शहर की घटना नहीं रह गई है, यह उस व्यापक बहस का हिस्सा बन चुकी है जिसमें लाखों युवा यह पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर होगा तो मेहनत का मूल्य कैसे लौटाएगा। अगर हर कुछ महीने में पेपर लीक की खबरें आएंगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता कैसे बनी रहेगी। और अगर विरोध प्रदर्शन होंगे तो क्या उनका समाधान केवल पुलिस और बैरिकेड होंगे या संवाद भी कोई जगह होगी? क्या पुलिस ने तय मानकों के अनुसार कार्रवाई की?
यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट शांतिपूर्ण विरोध और पुलिस बल प्रयोग के बारे में क्या कहते हैं? क्या छात्रों के आरोप सही हैं या प्रशासन का पक्ष अधिक मजबूत दिखाई देता है? हम तथ्यों, नियमों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसकी पड़ताल करेंगे। पटना की सड़कों पर जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर एक पुराना सवाल सामने लाकर खड़ा कर दिया। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की सीमा क्या है और पुलिस की सख्ती की सीमा क्या है? दोनों ही सवाल समानांतर रूप से चल रहे हैं। जवाब कानून भी देता है और संविधान भी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर घटनाक्रम को समझते हैं। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ वीडियो में बैरिकेड हिलते और टूटते भी दिखाई देते हैं। यहीं से टकराव की शुरुआत होती है और इसके बाद पुलिस पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और फिर आंसू गैस छोड़ी जाती है। और कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। यानी दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। अब कानून क्या कहता है? भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण और निहत्थे होकर एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसी तरह पुलिस को भी भीड़ नियंत्रण का अधिकार है, लेकिन मानवाधिकार सिद्धांत और पुलिसिंग के स्थापित मानकों के अनुसार बल का प्रयोग आवश्यक, अनुपातिक और अंतिम विकल्प होना चाहिए। आदर्श स्थिति में पहले संवाद, फिर चेतावनी, उसके बाद गैर घातक उपाय और अंत में यदि स्थिति नियंत्रण के बाहर हो तभी सीमित बल का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी बातें कही जाती है। तो क्या वहां पे अनियंत्रित हो गई थी भीड़? किसी भी घटना में यह जांच का विषय होता है कि क्या उन सिद्धांतों का पालन हुआ है या नहीं। छात्रों का प्रश्न क्या है? प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का आरोप है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें रोका गया, फिर उन पर पानी की बौछार हुई, आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। कुछ छात्रों का यह भी दावा है कि उन्हें गांधी मैदान के भीतर रोक दिया गया और बाद में बाहर निकलने के दौरान तनाव बढ़ा। इन दावों की स्वतंत्र जांच और उपलब्ध वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों तथा आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस और प्रशासन का यह कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने और आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी। ऐसी स्थिति में भीड़ को नियंत्रित करने और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग किया गया। यानी प्रशासन इसे कानून व्यवस्था का मामला मान रहा है। अगला सवाल यहीं से मित्रों शुरू होता है कि क्या बातचीत की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी? क्या प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कम कठोर उपाय पर्याप्त हो सकते थे? क्या बल प्रयोग परिस्थितियों के अनुरूप था? क्या प्रदर्शन के आयोजकों ने भीड़ को नियंत्रित रखने की पर्याप्त कोशिश की? क्या सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा? क्या किसी पुलिसकर्मी या प्रदर्शनकारी को चोटें आईं? इन सभी सवालों के जवाब निष्पक्ष जांच से ही मिल सकते हैं। इन पूरे विवादों का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? दिलचस्प बात यह है मित्रों कि बहस अब केवल पटना की पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है। बहस का केंद्र बन चुका है कि क्या भारत की परीक्षा प्रणाली पर युवाओं का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो उसका असर केवल एक परीक्षा पर नहीं पड़ता है, उसका असर उन लाखों युवाओं पर पड़ता है जो वर्षों तक तैयारी करते हैं, उसके परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से निवेश करते हैं। ऐसे में किसी भी कथित अनियमितता की खबर स्वाभाविक रूप से व्यापक असंतोष पैदा कर सकती है। इस आंदोलन में सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पटना और दिल्ली की कई तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए।
लेकिन यहाँ एक सावधानी की भी जरूरत है कि सोशल मीडिया पर हर वीडियो अपने पूरे संदर्भ के साथ नहीं आता है। कई बार पुराने वीडियो को भी नए दावों के साथ साझा कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले वीडियो की तारीख, स्थान और संदर्भ की पुष्टि भी जरूरी होती है। पत्रकारिता की जिम्मेवारी भी यही कहती है कि तथ्यों की पुष्टि के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचे। अब एक बड़ा सवाल कि क्या यह विरोध केवल दिल्ली और पटना तक सीमित रहेगा? क्या यह देश के दूसरे राज्यों में भी फैल सकता है? क्या यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा है, या यह युवाओं के भरोसे और रोजगार से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन चुका है? और सबसे महत्वपूर्ण कि इस पूरे घटनाक्रम का सरकार, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संवाद पर क्या असर पड़ सकता है? क्या यह सिर्फ एक आंदोलन है या युवाओं के भरोसे की परीक्षा? मित्रों, जब भी कोई परीक्षा हॉल में छात्र जाता है, प्रवेश करता है, तो वह सिर्फ एक प्रश्न पत्र हल करने नहीं जाता है। वह अपने साथ वर्षों की मेहनत, अपने परिवार की उम्मीदें और अपने भविष्य का सपना लेकर जाता है। इसीलिए जब किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो विवाद केवल एक परीक्षा का नहीं रह जाता है, वह भरोसे का सवाल बन जाता है। वही वजह है कि दिल्ली में उठी आवाज पटना तक पहुंची और अब कई राज्यों में परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। क्या यह आंदोलन देशव्यापी बन सकता है? यह एक सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, भारत में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन निष्पक्ष परीक्षा और समयबद्ध भर्ती की अपेक्षा लगभग हर जगह हर छात्र, हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला चाहता है, और यह समान रूप से चाहता है। यदि युवाओं को यह महसूस होता है कि उसकी चिंताओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो विभिन्न राज्यों के विरोध प्रदर्शन बढ़ते देखने को मिलेगा। वहीं यदि संवाद, पारदर्शी जांच और संस्थागत सुधार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हैं तो तनाव कम होने की संभावना भी रहती है। इसलिए यह कहना कि आंदोलन किस दिशा में जाएगा अभी जल्दबाजी होगी। इतना जरूर है कि यह मुद्दा शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सार्वजनिक चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मित्रों, सरकार के सामने अब कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, यह भी समझिए। सबसे पहली जिम्मेवारी सरकार की यह बनती है कि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत कैसे किया जाए। दूसरे कि यदि कहीं अनियमितता है तो उसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए। तीसरे कि शांतिपूर्ण विरोध और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। सरकार का पक्ष रहता है कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं होता है, नागरिकों का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठनों की भी जिम्मेवारी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और संवाद की संभावना बनी रहे। यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा, तोड़फोड़ या टकराव होता है तो मूल मुद्दा मित्रों पीछे छूट सकता है और चर्चा का केंद्र केवल कानून व्यवस्था बनकर रह जाता है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक आंदोलनों में सबसे बड़ी ताकत उनकी अहिंसक और अनुशासित प्रकृति मानी जाती है। पुलिस का दायित्व तो आसान नहीं होता है, उसे एक साथ भीड़, यातायात, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सभी को संभालना पड़ता है। लेकिन यही अपेक्षा भी रहती है कि जहां तक संभव हो बल प्रयोग से पहले संवाद, चेतावनी और न्यूनतम आवश्यक उपायों को प्राथमिकता दी जाए। यदि किसी कार्रवाई का विवाद उठता है तो निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता ही विश्वास को बहाल करने का एकमात्र रास्ता बन सकता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है भरोसे का। इस पूरी कहानी का केंद्र एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, केंद्र में है युवाओं का भरोसा।
एक ऐसा छात्र जो वर्षों तक तैयारी करता है, वह यह विश्वास चाहता है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, परिणाम पारदर्शी हो और उनकी मेहनत का मूल्य उन्हें मिले। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ता है तो उसका असर केवल शिक्षा पर नहीं, बल्कि समाज के भविष्य पर भी पड़ता है। तो आज देश के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हैं कि क्या परीक्षा प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने की पर्याप्त सुधार किए जाएंगे? क्या हर कथित अनियमितता की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होगी? क्या विरोध और प्रशासन के बीच संवाद का बेहतर रास्ता निकलेगा? क्या युवाओं का भरोसा फिर से मजबूत किया जा सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में तय करेंगे। यह घटना केवल एक समाचार बनकर रह जाता है या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। मित्रों, लोकतंत्र की ताकत केवल चुनाव में नहीं मानी जाती है, वह इस बात से भी मापी जाती है कि नागरिक अपनी बात कितनी स्वतंत्रता से रख सकते हैं। संस्थाएं शिकायतों का समाधान कितनी पारदर्शिता के साथ करती है और सार्वजनिक व्यवस्था कितनी जिम्मेवारी से बनाई जाती है। छात्रों की मेहनत, पुलिस की जिम्मेवारी, सरकार की जवाबदेही और समाज की अपेक्षाएं, ये सभी एक साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्से हैं। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि भरोसा किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी है, उसे बनाए रखना हम सबों का साझा जिम्मेवारी है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक वह दिन होता है जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं। सबसे गंभीर चुनौती तब होती है जब युवाओं का संस्थाओं पर से भरोसा डगमगाने लगता है, और उस भरोसे को बनाए रखना सरकार, संस्थाओं, समाज और नागरिकों सभी की साझा जिम्मेवारी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, वीडियो अगर सार्थक लगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।